Hello everyone, welcome to Nurturing Minds. Today we are going to do second poem of class 10th, Fire and Ice by Robert Frost. First of all, I would like to tell you something about the poet. Robert Lee Frost was an American poet और उनके जो वर्क्स हैं वो अमेरिका से पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life. उन्होंने अपनी पोइट्रीज में ज्यादातर रूरल लाइफ को, नेचर को और कॉमन पीपल की लाइफ को डिपिक्ट किया है. He was honored frequently during his lifetime और उन्हें 4 पुलिट्जर प्राइजेस भी मिल चुके हैं पोइट्री के लिए. Let's start the poem now. Fire and Ice. It is a very short poem. It is a very symbolic poem because fire and ice, यहाँ पर fire और ice का literal meaning जो है आग और बर्फ, ये meaning नहीं है. यहाँ fire का meaning है desire, want, और ये desire है लोगों की. And ice symbolizes hate, नफरत, जो लोगों के दिलों में है एक दूसरे के लिए. तो अब वो डिस्कस करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये जो वर्ल्ड है दिस विल एंड इन फायर, मीन्स दिस वर्ल्ड विल एंड इन डिजायर ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों में इतनी ज्यादा डिजायर है पावर गेन करने की या फिर वेल्थ गेन करने की, इतना ज्यादा उनकी चाह है कि वो एक दूसरे को ही हार्म करना स्टार्ट कर देंगे. एंड सम पीपल आर सेइंग दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, मीन्स हेट्रेड, नफरत, कि ये जो वर्ल्ड है लोगों के दिलों में इतनी ज्यादा नफरत है एक दूसरे के लिए कि वो एक दूसरे को हार्म करना स्टार्ट कर देंगे. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है the world will end in fire, और कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड आइस में खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो यहाँ फायर जो है इट सिंबलाइजेज डिजायर, वांट, पैशन, कि लोगों में इतनी ज्यादा डिजायर बढ़ जाएगी किसी चीज की, चाहे वो पावर की हो कि उन्हें पावर चाहिए या फिर उन्हें मनी चाहिए, वेल्थ चाहिए, किसी भी चीज की डिजायर हो सकती है वो, तो उससे जो है वो एक दूसरे को हार्म करना स्टार्ट कर देंगे. एंड द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. और कुछ लोगों का कहना है कि हमारे दिलों में जो नफरत है एक दूसरे के लिए वो इतनी बढ़ती जा रही है दैट वी विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग ईच अदर्स लाइफ, कि हम एक दूसरे की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. अब जितना टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस, जितना मुझे एक्सपीरियंस है डिजायर का, वांट का, आई होल्ड विद दोज, होल्ड विद मीन्स सपोर्ट, मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ हु फेवर फायर, जो फायर को, जो डिजायर को फेवर कर रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है इट विल एंड इन फायर. तो जो लोग बोल रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है इट विल एंड बिकॉज ऑफ द डिजायर ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों के डिजायर्स बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या कोई भी हो, पावर गेन करने की, मनी, वेल्थ गेन करने की, चीजों को गेन करने की, तो उनकी डिजायर्स इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि ये वर्ल्ड एक दिन एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. We can take the example of World War. वर्ल्ड वॉर में एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करती है अपनी पावर शो करने के लिए और दूसरी कंट्री पे रूल करने के लिए, ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके. ऐसे ही हम कॉमन पीपल अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में हमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए, ज्यादा हम मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, हमारी डिजायर्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हम नेचर के साथ खेल रहे हैं, हम नेचर को खराब करते जा रहे हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, एनिमल्स के घरों को हम खराब कर रहे हैं. लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी लाइफ बिकॉज ऑफ दैट नेचर, हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और बिल्कुल एंड हो जाएगी. और इसी तरीके से इस वर्ल्ड का भी एंड हो जाएगा. अब यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश टू वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. Perish means to destroy, end हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना, and suffice means enough. तो यहाँ पर वो अपना व्यूज बता रहे हैं कि अगर अर्थ को, अगर इस वर्ल्ड को एंड होना हो ट्वाइस, 2 बार अगर उसका एंड होना हो, तो एक बार तो वो एंड हो जाएगा डिजायर से, लोगों की जो डिजायर्स हैं, जो उनकी वांट है. एंड सेकेंड टाइम आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, और वो सोच रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये एंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हेट्रेड ऑफ पीपल,
कि इस वर्ल्ड में इतनी ज्यादा हेट है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. आइस दैट रेफर्स टू, दैट सिंबलाइजेस हेट, हेट्रेड. तो इस वर्ल्ड में इतनी ज्यादा हेट्रेड है लोगों में के दिलों में एक दूसरे के लिए, दैट इट इज ऑल्सो ग्रेट, कि वो बहुत ज्यादा है, एंड इट वुड सफाइस, और वो इनफ है इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए. तो फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बताया कि अगर इस अर्थ को, इस वर्ल्ड को फिनिश होना है, एंड होना है, तो लोगों के डिजायर्स की वजह से वो खत्म हो जाएगा. और अगर इस वर्ल्ड को 2 बार एंड होना है, तो सेकंड टाइम ये इतनी ज्यादा हेट्रेड है हम लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए कि वो हेट भी इनफ है इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए. नाउ वी डिस्कस दी poetic devices used in this poem. First is rhyme scheme. Rhyme scheme यहाँ पर है AB, AA, BC, BC, B. You can see the last words of each line. Fire, ice, desire, fire, twice, hate, ice, great, suffice. तो fire का जो rhyme है, it is matching with desire and fire. तो इन तीनों को हम नेम देंगे A. Ice is rhyming with twice. Again it is in 7 line ice and then suffice. तो इन सभी को हम B नेम देंगे. And then we have 6 line hate and 8 line great. तो इन दोनों को हम C नाम देंगे. तो it is AB, AA, BC, BC, B. नेक्स्ट इज एनाफोरा. एनाफोरा में जब कोई एक वर्ड या फ्रेज का रेपिटेशन होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा. यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 1 एंड सेकंड, सम से. तो ये दोनों वर्ड्स का फर्स्ट और सेकंड लाइन में रेपिटेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एनाफोरा. नेक्स्ट इज एंजैबमेंट. एंजैबमेंट होता है जब एक ही सेंटेंस का कॉन्टिन्यूशन हो रहा है 2 या 3 लाइन्स में विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पीरियड और कॉमा, ना ही उसमें फुल स्टॉप हो और ना ही कॉमा हो. लास्ट 3 लाइनें आप देख सकते हैं. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो आइस के बाद यहाँ पर कोई भी फुल स्टॉप या कॉमा नहीं है और ना ही ग्रेट के बाद है, तो इसीलिए ये क्या है, एंजैबमेंट. नेक्स्ट इज एलिटरेशन. एलिटरेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है वर्ड्स की स्टार्टिंग में. लाइन नंबर 1 यू कैन सी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. सम से, एस यहाँ पे साउंड का रिपीटिशन है, that's why it is alliteration. Next we have assonance. Assonance is the repetition of vowel sound. Vowel sound का repetition होना चाहिए और वो sentence में कहीं भी हो सकता है, starting में, end में या फिर middle में words के. Line number 1 you can see, some say the world will end in fire. यहाँ पे आप देख सकते हैं will I, in I, fire I. यहाँ पे I sound का repetition है. And line number 4, I hold with those who favor fire. I and then fire, I with I and O sound का भी repetition है. Hold those who favor. Next we have, I think I know enough of hate. Line number 6. यहाँ पर भी I और O sound का repetition है. I think I और O sound है know enough of. Next is consonants. Consonants is repetition of consonant sound within a sentence. वो sentence के किसी भी words के starting में, middle में या end में हो सकता है. It is completely opposite to assonance. Assonance में vowel sound का repetition होता है within a sentence और consonants में consonant sound का repetition होता है. As you can see in line number 4, I hold with those who favor fire with th sound and those th sound. यहाँ पर th sound का repetition है, that's why it is consonants. With this we have come to an end of the poem. I hope ये आपको समझ आ गया होगा. If you like the video, do hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon for more updates. Till then, take care. Bye bye.